नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम जानेंगे कि शिक्षण जो है उसके क्या लक्ष्य हैं एवं उद्देश्य क्या हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्यों जरूरी है, थोड़ी सी बात वहीं शुरू करती हूँ कि जो शिक्षा के जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य जो हैं, वो हमारी सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। कैसे? क्योंकि समाज की जो मान्यताएं हैं वो समय वो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। इसी कारण जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वे भी प्रभावित होते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। तो समाज की ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं और उसे उससे हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा कैसे प्रभावित हो रही है, उसमें शिक्षण कैसे प्रभावित हो रहा है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लक्ष्य क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज एम्स और अ गोल्स। यहाँ पे समझने की बात ये है, जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, एम्स आर द गोल्स आर ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारे लक्ष्य हैं वो क्या हैं? ब्रॉड जनरल एम्स हैं, सामान्य लक्ष्य हैं, है ना। जो मैंने यही कहा कि सम टाइम वेग इन द मीनिंग विच इज जनरली शेप्ड एंड कैरेक्टर ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। सामान्य उद्देश्यों को हम संक्षेप में लक्ष्य कहते हैं। जो मैंने कहा ना, जनरल स्टेटमेंट, सामान्य उद्देश्यों को हम संक्षेप में लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य जो हैं वो आदर्श होते हैं, आइडियल्स होते हैं, और इनका क्षेत्र समझ लीजिए, इनका क्षेत्र असीमित होता है, यानी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती है। अब लिमिटेशन नहीं है तो ऐसी चीजें हैं तो जिन इनकी पूर्ति के लिए जो है, या इनकी प्राप्ति के लिए जो है, हमें संपूर्ण स्कूल भी लग जाता है, समाज लग जाता है, या राष्ट्र इस सब के लिए उत्तरदायी होता है। यानी समझ में आया कि ये लक्ष्य कितने ब्रॉड एस्पेक्ट में है, कि इनकी पूर्ति में हमें स्कूल चाहिए, समाज चाहिए, राष्ट्र चाहिए। अच्छा, ये लक्ष्य क्या है? उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करे। कि जब भी उसे अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या करे? जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करें। टू अप्लाई द साइंटिफिक मोड ऑफ इंक्वायरी टू टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड, यानी उसकी जो प्रॉब्लम है फिजिकल वर्ल्ड से जो रिलेटेड है, उसके लिए वो साइंटिफिक इंक्वायरी मोड को अपनाए। तो साथ ही साथ दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बालक की तर्क शक्ति का विकास करना, टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे अब बच्चा जो है उसके अंदर तर्क क्षमता का विकास हो रहा है, क्या सही क्या गलत, उसका आधार दे पा रहा है। तो इस तरह से ये जो लक्ष्य है, क्या एक दिन में पूर्ति हो पा रही? नहीं, इसे समय लग रहा है। इसीलिए इसका क्षेत्र भी हमने क्या कहा? असीमित कहा। ये तो अभी हमने थोड़ा सा समझा लक्ष्य क्या है ना। आपने लक्ष्य के बारे में भूमिका समझ ली। अब अगर हम बात कहें कि ये लक्ष्य का निर्धारण क्यों किया जाता है, ये लक्ष्य बनाए क्यों जाते हैं, है ना। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स। यहाँ पर लक्ष्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं? तो कुछ कारण सामने आए कि कक्षा में सीखने का उचित वातावरण तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें जो कक्षा है उसका वातावरण कैसा तैयार करना है? बहुत ही अच्छा। टू स्टैब्लिश एन ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ द क्लास। वातावरण अच्छा होगा, बच्चा सीखेगा ज्यादा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसीलिए ये लक्ष्य निर्धारित किए जाते कि बच्चे में क्या सिखाना है, उसका कैसा वातावरण तैयार करना है। साथ ही साथ दूसरी बात कारण सामने आया कि कक्षा में अध्यापक के लिए, जो टीचर है, उसके लिए एक निर्देशक के रूप में सहायता करने के लिए, टू हेल्प टीचर एज अ गाइड इन द क्लासरूम। भाई शिक्षक को एक निर्देशक के रूप में यहाँ पर सहायता करने की एक सहायता करता है कि हमें, आप बच्चे के अंदर हम क्या व्यवहार में परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसे भी वो गाइड कर रहे हैं। कौन? लक्ष्य।
आपको शिक्षण कैसे देना है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, कि इन कारणों के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अब आपने लक्ष्य क्या है उनका निर्धारण कर लिया जाता है, क्यों निर्धारण कर लिया जाता है ये समझा। अब कौन कौन से लक्ष्य हैं ये समझते हैं, शिक्षण की क्या लक्ष्य हैं। आप देखिए बहुत सारे लक्ष्य की बात कर रही हूँ। सबसे पहला जो है वो प्रयोगात्मक लक्ष्य, इसे हम व्यवहारिक लक्ष्य भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एम्स और अब प्रैक्टिकल एम्स। यहाँ पे बात आ रही है, मैंने फिर दोहराऊंगी कि लक्ष्य क्या है, असीमित है, और इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, स्कूल कर रहा है, समाज कर रहा है, राष्ट्र कर रहा है। यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग जो कर रहे हैं या व्यवहार जो कर रहे हैं उसमें ये पूर्ति करने में यही तो उद्देश्य जो है हमारे, ये जो लक्ष्य है यही तो हमारी सहायता कर रहे हैं। वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने में ये शिक्षण के जो लक्ष्य हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं। आपका बौद्धिक विकास के लक्ष्य, इंटेलेक्चुअल एम, यहाँ पे बात आती है बौद्धिक विकास में कि हमारे जो माइंड है उसमें जो हैबिट होती है, रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप करना, क्रिएटिविटी की एबिलिटी डेवलप करना, मौलिकता विकसित करना हमारे अंदर, आत्मविश्वास भी विकसित करना, साथ ही साथ इमेजिनेशन पावर, ये सारे जो पावर्स की बात कर रहे हैं, हैबिट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे बौद्धिक विकास के लक्ष्य के आधार आ जाते हैं। इनके द्वारा हम, तो क्या एक दिन में रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, या हम एक दिन में कोई चीज को समझने लग जाएंगे, या आत्मविश्वास एक पल में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये हैबिट्स हैं, मैंने इसीलिए इसे हैबिट कहा कि धीरे धीरे आपके अंदर ये विकसित हो रही है। तो इसीलिए हमारे को उस जो ड्यूरेशन है उसमें हमारे को स्कूल मदद करता है, समाज मदद करता है, राष्ट्र मदद करता है। तो ये लक्ष्य असीमित है, इनको समय लग रहा है, इनको पूर्ति में समय लगता है। तो ये हमारे बौद्धिक विकास से किस तरह से जुड़े ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य। आज सांस्कृतिक लक्ष्य जो हैं, कल्चरल एम है, ये जरूरी क्यों हो गए हैं कि आज ये इन्हें हमने शिक्षा में समाहित किया। तो आज जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, अगर उसे हमें जीवित रखना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। या जो हमारे समाज में संस्कृति जो है वो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के समान है, बैकबोन है, यानी जिसके द्वारा हम अपने कल्चर जो है वो आपका जीने का ढंग है, आप क्या खाते हैं, पीते हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता है। कल्चर को हमें जीवित रखना है तो शिक्षा में समाहित करना ही पड़ेगा। अनुशासनात्मक लक्ष्य, डिसिप्लिनरी एम्स, यहाँ क्योंकि शिक्षण में अनुशासन का एक अपना ही महत्व होता है, और अनुशासनात्मक एम जो होते हैं वो हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाते, सिस्टमैटिक बनाते, सेल्फ पे कंट्रोल सिखाते हैं। तो शिक्षण में तो बहुत जरूरी हुआ कि नहीं सेल्फ पे कंट्रोल, है ना। डिसिप्लिन एक अलग ही भूमिका अदा करते हैं जीवन में। ये हमारे अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ढंग से हैबिट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, अच्छी आदतों का निर्माण नहीं होगा। तो शिक्षण में जो अनुशासनात्मक लक्ष्य हैं वो अपनी ही एक अनूठी भूमिका निभाते हैं। फिर मैं बात करूंगी नैतिक लक्ष्य। आज हमें वर्तमान जीवन में इसकी महती आवश्यकता हो गई, क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो है वो कम होती चली जा रही हैं, और शिक्षा में अगर हमने मॉरल वैल्यूज़ को इनपुट नहीं डाला, ये लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, तो हमारा जीवन जो है वो जो है जीवन जीने का ढंग ही बदल रहा है। आज देखिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनैतिकताएं बढ़ रही हैं, लोग एक दूसरे को अपना स्वार्थ देख रहे हैं, एक दूसरे का हित भूलने लगे हैं। तो आज मानवता को अगर जिंदा रखना है तो नैतिकता के माध्यम से ही मानवता को जिंदा रखा जा सकता है। तो शिक्षण में तो नैतिकता आवश्यक है। ये जो मूल्य है या जो ये लक्ष्य है ये शिक्षा का आधार है, मेरा मानना है
है ना। ये नैतिकता शिक्षा के अंदर समाहित होना बहुत अधिक जरूरी। मनोवैज्ञानिक लक्ष्य की बात करें तो मनोवैज्ञानिक लक्ष्य के द्वारा हम लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीख रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर एक्टिव मेथड यानी एक्टिव मेथड प्रणाली विकसित हो रही है। साथ ही साथ हम कोई लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ लिविंग चीजों को या सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीख पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी रचनात्मकता बढ़ रही है ना, सृजनात्मकता बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, सेल्फ असेसमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक लक्ष्य शिक्षण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लक्ष्य, ये भी बात वही आ रही है कि जब तक हम विज्ञान के दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम उस सत्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज वास्तविकता में देखें तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। उस सत्य को खोजने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, जो एक व्यवस्थित रूप से किसी सत्य का अध्ययन करना, तर्क प्रस्तुत करना, उसे सिद्ध करना, उसके बाद उसके बारे में कोई बात सामने आती, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा ही संभव है। सामाजिक लक्ष्य, सोशल एम्स, आज समाज की जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, समाज के जो नियम हैं, इन्हें हमें शिक्षण में तो लाना ही पड़ेगा। उसी के द्वारा तो हम एक सभ्य सामाजिक प्राणी बन पाएंगे। हम अपने समाज को शिक्षा में जब ये लक्ष्यों को, उद्देश्यों को समाहित करेंगे तभी तो हम अपने समाज को समझ पाएंगे, उसके प्रति समझ विकसित कर पाएंगे। तो शिक्षण में तो सामाजिक उद्देश्य आवश्यक है। जीवोपार्जन संबंधी उद्देश्य, वोकेशनल एम्स, आज हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब समाज का हिस्सा हैं तो समाज में हम जीवन यापन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अपनाते हैं। अब इन व्यवसाय के द्वारा हम जो अपनी अर्निंग करते हैं और अपना सामाजिक जो जीवन है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो आज जो हमारी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए वो किस पर आधारित होना चाहिए, हमारे जीवोपार्जन हिम्स पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के आपको भविष्य में कोई ना कोई तो कार्य करना है। तो शिक्षा में तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका समागम जो है वो छोटी सी प्रारंभिक शिक्षा से ही हो जाता है कि भाई आप बच्चे को उसके जीवोपार्जन संबंधी उद्देश्यों के लिए तैयार करें। साथ ही साथ सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई अब आप सभी को समझें, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से सभी को समझें, सभी की आवश्यकताओं को, मानवता को, देशभक्ति को, सारी चीज़ों को। यानी आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये काफ़ी बड़े लक्ष्य हमने सामने रखे जो शिक्षा के लक्ष्य थे, जिसमें हमने देखा समझा कि ये लक्ष्य जो है इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और इन्हें एक दिन में नहीं अचीव किया जा सकता। तो इन्हें हम शिक्षा दीक्षा जब प्रारंभ हो रही वहीं से हमारे ये लक्ष्य जो है वो शुरू हो जाते हैं। इनका क्षेत्र जो है असीमित समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए हमें स्कूल, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, अपितु सारे लोग इसकी पूर्ति में सहायक होते। तो इस तरह से अब आपने समझा लक्ष्य क्या है, उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्य क्या है। दो चीजें हम पढ़ने वाले ना भाई, लक्ष्य और उद्देश्य। अभी आपने लक्ष्य को समझा, अब हम बात करेंगे उद्देश्य क्या होते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? एन ऑब्जेक्टिव इज a point or an end view of something towards which action is directed, a planned change sought through any activities what we set out to do। यहाँ पे बात समझिए, जो एनसीईआरटी जो है वो मूल्यांकन एवं परीक्षा अंक में उद्देश्यों की जो परिभाषा दी गई है उसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि उद्देश्य वह बिंदु या अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है ना। यहाँ पे वही कहा कि एन ऑब्जेक्टिव इज अ पॉइंट और एन व्यू ऑफ समथिंग टुवर्ड्स विच एक्शन इज डायरेक्टेड, जिससे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।
और जिसके लिए हम कार्य करते हैं। यानी बात समझने की है कि एक व्यवस्थित परिवर्तन को उद्देश्य कह रहे हैं। यानी हम जो चाह रहे हैं, डिजायरेबल चेंजेस चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ चाह रहे हैं तो हमें काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो करना पड़ेगा, एक्टिविटीज तो करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम उसे प्राप्त कर पाए, है ना, क्रियाएं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उद्देश्य एक तरह से व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते। तो अभी आपने समझा उद्देश्य क्या है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब मैं उसमें एक और वर्ड आगे जोड़ दे रही हूँ, व्हाट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, विशिष्ट उद्देश्य जो है वो विभिन्न विषयों और उप विषयों के लिए निश्चित किए जाते हैं। यानी जो सारे सब्जेक्ट हैं और उसके सब सब्जेक्ट हैं उसके लिए निश्चित किए जाते हैं, जिनका प्रयोग शिक्षण कार्य के लिए नहीं वरन छात्रों की उपलब्धि की जांच के लिए भी किया जाता है। कि भाई हमें ये पढ़ाना है, ये तो हमारा स्पेसिफिक उद्देश्य हो गया, मगर वो अचीव कर पाए कि नहीं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं, वो छात्रों की हम अचीवमेंट से ज्ञात कर सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य केवल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए निर्धारित नहीं किए जाते हैं, शिक्षण कार्य के लिए निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि ये जानने के लिए कि छात्रों में अब वो व्यवहारिक परिवर्तन आया कि नहीं आया, उनकी उपलब्धि क्या है, उसे जांचने के लिए भी किया जाता है। यह जो है एक पूर्ण कथन होता है तथा इसके दो भाग होते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ये फुल स्टेटमेंट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। प्रथम भाग जो होता है उसका संबंध बालक में लाए जाने वाले वांछनीय परिवर्तन से होता है, डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस से होता है। ठीक है ना, आप क्या उनके अंदर डिजायरेबल चेंज चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं व्यवहार में, उससे होता है पहले भाग का। और दूसरे भाग का संबंध जो होता है वो विषय वस्तु से होता है, यानी अब आप क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे। तो आपको ये बात समझनी होगी, जो विशिष्ट उद्देश्य है वो एक फुल स्टेटमेंट है, उसके दो भाग होते हैं। दो भाग में हमने बात कर रही हूँ कि जो उसमें डिजायरेबल चेंजेस हैं वो पहला पार्ट है, दूसरा हो जाता है सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट हो जाता है, वो दूसरा भाग है। प्रथम भाग को हम मॉडिफिकेशन पार्ट कहते हैं ना, उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या हमको व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसलिए वो उसे मॉडिफिकेशन पार्ट कह रहे हैं। दूसरे भाग को हम कंटेंट पार्ट कहते हैं कि क्या हमें विषय वस्तु पढ़ानी है। इसका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने लक्ष्य की बात की थी, वहां मैंने क्षेत्र को बार बार कहा था असीमित होता है, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इनको पूर्ण रूप से निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी हमने जब इसकी इच्छा की है उसे हमने तब उस समय सीमा के अंतर्गत उसे हमने पूर्ण रूप से प्राप्त भी किया है। एक कार्टर गुड के अनुसार आप देखिए कि विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वह वांछनीय परिवर्तन है जो विद्यालय अनुभव का परिणाम है। यानी अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड specific objectives are desired change in the behavior of the student as a result of experience directed by the school. आप किस तरह से डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हो, वांछनीय परिवर्तन ला सकते हो, वो हम जो आपके विद्यालय अनुभव हो रहे हैं, जो परिणाम उपलब्धि आ रही है विद्यार्थियों की, उसके द्वारा हम प्राप्त कर पाते हैं या समझ पाते हैं। तो ये अब आपने उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझा। उद्देश्य में हमने बात की विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब मैं बात करूंगी शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कुछ टर्मिनोलॉजी जोड़ती जा रही हूँ उस उद्देश्य, पहले मैंने उद्देश्य शब्द समझा, उसी में मैंने फिर स्पेसिफिक बात जोड़ दी। अब मैं बात कर रही हूँ शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ब्लूम्स के द्वारा देखते हैं, BS ब्लूम्स के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य और लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है, यह अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन प्रक्रिया के भी विशिष्टीकरण में सहायक होते हैं। यानी यहाँ बात समझ में आ रही है कि शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं
केवल वह उद्देश्य या लक्ष्य मात्र नहीं होते, यानी जो हमने डिसाइड कर लिए कि हम इसके द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं व्यवहारिक परिवर्तन? पाठ्यक्रम में हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की सहायता से हम व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, या ये इंस्ट्रक्शनल, अनुदेशन को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अपितु इसका मुख्य काम, शैक्षिक उद्देश्य का ध्यान दीजिएगा, अपितु इसका जो मुख्य जो कार्य है वह मूल्यांकन प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में सहायक है। क्योंकि मूल्यांकन है ना लास्ट स्टेप, वो बच्चों के अंदर वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो उसकी उपलब्धि आई कि नहीं आई, बच्चों की उपलब्धि यानी मूल्यांकन करना, अचीव। तो हमने जो व्यवहार में परिवर्तन चाहा था, तो वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल्स टूवर्ड्स विच द कैरिकुलम इज शेप्ड एंड टूवर्ड्स विच इंस्ट्रक्शंस is guided, but they are also helpful in specification of evaluation process. वही बात कह रही हूं कि शैक्षणिक उद्देश्यों के द्वारा हम उस मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुंच रहे हैं कि जो हमने उद्देश्यों का निर्माण किया था वो उद्देश्य जो हैं वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए। अभी आपने स्पेसिफिक के दो पार्ट, स्पेसिफिक समझा, अभी मैंने शैक्षणिक उद्देश्य को समझाया। अब मैं बात कर रही हूँ व्यवहारिक या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। मैंने उद्देश्यों में भी बहुत सारी चीजें समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। बिहेवियरल या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्यवहारिक पदों के संबंध में लिखे गए उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। यानी जब भी हम बिहेवियरल टर्मोलॉजी में लिख रहे हैं तो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। व्यवहार एक सदृश्य प्रक्रिया है, दिखाई देता भाई क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। और व्यवहारिक उद्देश्य हमें यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, सोचता है अथवा महसूस करता है ना। यही वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव रिटन इन द बिहेवियरल टर्म, वही बात समझाई। बिहेवियरल मे बी डिफाइंड एज अ विजिबल एक्टिविटी। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव स्टार्टेड हाउ अ पर्सन इज टू एक्ट, थिंक और फील, किस प्रकार से कार्य करता है, सोचता है और महसूस करता है। तो हमको अब ध्यान देना है, ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से महसूस करना है, फील करना है। तो यहाँ पे बात आई कि व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक रूप से लिखना, व्यवहारिक टर्मिनोलॉजी में लिखना, है ना। तभी तो आपका व्यवहार में क्या परिवर्तन आया वो हम जान पाएंगे, देख पाएंगे। तो आपने क्या क्या सीखा उसमें? उद्देश्य क्या है, फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हमने शैक्षणिक उद्देश्य देखा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखा, फिर हमने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ हमने विज्ञान विषय लिया, अब किसी भी शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो दो तरह से हम बात करेंगे। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य। इन सामान्य उद्देश्य को मैंने बार बार कहा, सामान्य उद्देश्य को हम कहते हैं लक्ष्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जल्दी से समझा देती हूँ। लक्ष्य अपन ने चर्चा कर ही लिया है कि विज्ञान शिक्षण द्वारा छात्रों के बौद्धिक विकास का लक्ष्य कौन होता है ये निर्धारित किया जाता है। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अनुशासन लक्ष्य की पूर्ति होती है। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, अब भी आपको क्लास में पढ़ाती जा रही हूँ। विज्ञान शिक्षण से जीवोपार्जन संबंधी लक्ष्य, अवकाश के उचित उपयोग संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और जीव विज्ञान शिक्षण द्वारा नैतिकता का विकास होता है। यहाँ पे किसी भी शिक्षण द्वारा ये सारे लक्ष्यों की पूर्ति होती है। आप चाहे उसे विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या इतिहास, भूगोल, किसी से भी जोड़ के बात कर सकते हैं। ये सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? जो हमने बात की थी ना कि विशिष्ट उद्देश्य जो है विद्यार्थी के व्यवहार में वह वांछनीय परिवर्तन है जो विद्यालय अनुभव का परिणाम है। कार्टर गुड के अनुसार जो हमने कहा कि according to Carter V. Good, specific objective are the desired changes in the behavior of a student as a result of experience directed by the school.
आपको व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये इसका हम अनुमान किसके द्वारा लगा पा रहे हैं, विशिष्ट ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा या विशिष्ट उद्देश्य। उसमें हमने बात कर दी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैंने सारी टर्मिनोलॉजी भी आपको एक एक करके समझाई। अब मैं बात करूंगी, एक डायग्राम दिखा रही हूँ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी भी साइंस या किसी के भी जो लक्ष्य हैं उसके बारे में। तो देखिए, एक ट्रायंगल शेप में मैं बात कर रही हूँ। सबसे नीचे जो है कक्षा कक्ष संबंधी अनुदेशनात्मक उद्देश्य, क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये ब्रॉडर उस एस्पेक्ट में दिख रहे हैं। इसके ऊपर आता है जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, और इसके ऊपर आता है जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य यानी जनरल एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल फॉर्म में चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और अपन दूसरे उसी का देखते हैं। सबसे आउटर वाला जो लेयर है, सर्किल में अपन बात कर रहे हैं, सबसे बाहर जो है वो जनरल एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी साइंस। तो यहाँ पे सबसे बाहर जनरल एम्स होते हैं, ये ब्रॉडर होते हैं ना भाई, इनका क्षेत्र कैसा होता है, असीमित होता है। मगर अगर अंदर आते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी साइंस, उद्देश्य हम बनाते हैं कि हमको व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना, और उसके अंदर आते हैं अनुशासनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब आप लोग इनके बीच में रिलेशन समझ गए होंगे, अलग अलग डायग्राम के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक और चीज जिसमें समझाना चाहूंगी, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस या मॉडल क्या है, क्यों ये उद्देश्य बनाए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण किया जा रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते कोई ना कोई हम गोल रखते हैं कि हमें क्या परिवर्तन चाहिए। जो हमने बहुत सारे उद्देश्य लक्ष्य आपके सामने रखे थे, जीवोपार्जन संबंधी लक्ष्य, अनुशासन संबंधी, नैतिकता से संबंधी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधी, हमने बहुत सारे गोल्स डिसाइड किए थे। उन गोल्स के लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम कोई ना कोई मेथड उपयोग करेंगे कि नहीं। उन मेथड्स के लिए हमें कुछ मटेरियल्स भी चाहिए। उस मटेरियल का हमने जब उपयोग कर लिया तो हमें उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, एवेल्यूशन करना पड़ेगा। फिर हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमें सक्सेस मिली है कि नहीं। देखिए, दो चीजें लिखी, सक्सेस के वहां नो और यस। अगर हमें सक्सेस नहीं मिली है तो इसका मतलब हमने जो उद्देश्य बनाए थे वो सही नहीं बनाए थे, उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और फिर से हमें वही फिर से उद्देश्यों में सुधार लाएंगे। फिर मेथड उनका, उसको सुधार लाने के बाद उसकी पूर्ति के लिए हम मेथड का चुनाव करेंगे, फिर मटेरियल का, फिर इवेल्यूशन करेंगे, फिर सक्सेस पे बात करेंगे कि अब हम सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। अगर सक्सेसफुल होते हैं यस, तो हमारे लर्निंग सिचुएशन, न्यू लर्निंग सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी कि जो हमने डिजायरेबल चेंजेस चाहे थे वो हमारे को वो व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से एक प्रोसेस होती है, एक मॉडल आपने समझा। अब मैं बात करूंगी कि विज्ञान शिक्षण या शिक्षण के क्या उद्देश्य है। इसे आप शिक्षण अकेले के भी उद्देश्य समझ सकते हैं। जैसे हमने शिक्षण के क्या लक्ष्य थे वो समझा, अभी हम बात कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं या शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। यहाँ पे पहला आ जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य में बात करते हैं कि उनका नॉलेज लेवल डेवलप करना। यहाँ पे आता है कि कोई भी चीज क्या है, कैसी है, किस प्रकार से है, तो हमें सबसे पहले उसका नॉलेज होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य। जब हम कोई चीज को जान समझ पाते हैं तब उसके प्रति हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम उस चीज को हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग में ला पाते हैं। तो यहाँ आता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, प्रयोगात्मक उद्देश्य। और जब हम उसे डे टू डे लाइफ में उपयोग में लाते तो हमारे अंदर स्किल डेवलप होता है। कौशलात्मक उद्देश्य की बात आती है कि हमें कैसे उसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना, तो हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो रहा है। और स्किल से ही हमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, रुचि
संबंधी उद्देश्य आ जाता है कि हम अब उसमें क्या और छुपा है या क्या नई चीजें हैं या क्या है वो अब हम जान समझ पा रहे हैं। तो हमारे अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसे जानने समझने का, और ये जो इंटरेस्ट है उसी से हमारा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। तो दृष्टिकोण या अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्यों का निर्माण हो रहा है कि अब हम उसे किस रूप से देख रहे हैं, किस रूप से समझ रहे हैं। ये हमारा अपना एक सोचने का ढंग होता है, वो एटीट्यूड दर्शाता है। साथ ही साथ एप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स, प्रशंसात्मक उद्देश्य, कि अब हम खुशी महसूस होती है कि हमने वह चीज़ समझ ली या सीख ली या अब जान ली या हम उसके बारे में अब अच्छे से जान समझ पा रहे हैं। तो ये प्रशंसात्मक उद्देश्य, तो ये हुए शिक्षण के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। अंत में हम बात करेंगे कि जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनमें क्या अंतर है। अब मैंने धीरे धीरे समझाया था लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो लक्ष्य होते हैं उनका क्षेत्र क्या होता है, असीमित होता। मैंने फर्स्ट ही बात कही थी। इसी प्रकार मैं उद्देश्य की बात करूँगी तो उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित या सीमित होता है ना, हम लिमिटेड टाइम में उसे अचीव कर पाते हैं। इसीलिए उसकी ड्यूरेशन बात आ रही कि अवधि जो है लक्ष्य की वो दीर्घकालीन होती है, जबकि उद्देश्य की जो अवधि होती है वो अल्पकालीन है, हमने लिमिटेड समय में कर पा रहे। और लक्ष्य की जो प्राप्ति में हमें विद्यालय, समाज, संपूर्ण राष्ट्र सहायक होता है ना, इतने सारे लोग चाहिए होते हैं। जबकि उद्देश्य प्राप्ति में केवल शिक्षक की ही सहायता द्वारा ये हम उद्देश्यों को फुलफिल कर पाते हैं। लक्ष्य कैसे होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, यानी यहाँ पे, और जबकि उद्देश्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। लक्ष्य जो है संपूर्ण होते हैं, यानी लक्ष्य का जो स्वरूप होता है और अंतिम होता है, यानी यही हमें प्राप्त करने हैं लक्ष्य। जबकि उद्देश्य जो है उनका स्वरूप कैसा होता है, वो उद्देश्य जो है लक्ष्य का ही एक भाग होते हैं। जो हमने संपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्ति में उद्देश्य सहायक होते हैं। लक्ष्य का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि भाई ये असीमित है, इसीलिए इनका मेजरमेंट एवैल्यूएशन संभव नहीं। जबकि उद्देश्य इसके विपरीत इनका मापन और मूल्यांकन संभव होता है। लक्ष्य जो होते हैं शिक्षा तथा भविष्य से संबंधित होते हैं ना, हमको बहुत भविष्य के बारे में भी सोच के, जैसे हमने जीवोपार्जन का उद्देश्य लक्ष्य था, तो यहाँ हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है कि भाई हमारी ऐसी शिक्षा दीक्षा देना है जैसे कि वह अपना वोकेशन चालू कर पाए। तो लक्ष्य क्या से जाते हैं, शिक्षा तथा भविष्य से संबंधित होते हैं, और इसका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। यानी हमें कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट या उसके अंदर सब टॉपिक पढ़ा रहे, तो उससे संबंधित होता है कि वो जब हम पढ़ा देंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा या वो विषय को जान पाएंगे, वो टॉपिक को समझ पाएंगे। यहाँ जो हो रहा है समाज वो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार ये परिवर्तनशील होते। भाई अगर हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है या राष्ट्र परिवर्तित हो रहा है, राष्ट्र की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही हैं, तो उसके अनुसार हमें लक्ष्य को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परिवर्तनशीलता में प्राप्त उद्देश्य निश्चित होते हैं ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो हमने जो भी डिसाइड किया है इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर हम लक्ष्य की बात करें, इसके स्तोत्र जो है समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और संपूर्ण शिक्षा शास्त्र होते हैं। यानी हमने यहाँ बात कर दी कि समाज की आवश्यकताएं भी इस पर प्रभावित कर रही, हमारा दर्शन शास्त्र भी देखने का नज़रिया भी प्रभावित कर रहा, साथ ही साथ पूरा शिक्षा शास्त्र इसके स्तोत्र हैं लक्ष्य के। जबकि अगर हम बात करें उद्देश्य, तो इसके स्तोत्र मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी आपके मन पर आधारित हमको व्यवहार में परिवर्तन लाना है ना, तो हमारे यहाँ पे इसका स्तोत्र क्या है, मनोविज्ञान होता है। अंतिम बात करूंगी कि शिक्षा में क्या महत्व है लक्ष्य का, तो इसमें उद्देश्य समाहित होते हैं, और क्योंकि उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्य के अंग होते हैं, ये इसका यही महत्व है कि इसके द्वारा हम उद्देश्यों के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। और इसका महत्व समझेंगे उद्देश्यों का कि शिक्षा में महत्व के उद्देश्यों की प्राप्ति में, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी हमको ये बात कहेंगे कि उद्देश्यों के माध्यम से ही हम लक्ष्य
की प्राप्ति कर पाते। तो ये हुआ लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। अब लास्ट बात चलूंगी कि उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, द रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे शिक्षक क्या होता है, प्राय उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करके छात्रों को सरल अध्ययन भूमिका में निभाता है, एक भूमिका निभाता है कि भाई हम एक सही मेथड का चुनाव करेंगे और जिससे कि आपके अंदर वो डिजायरेबल चेंजेस हमें मिल पाए। छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिकों से संबंधित खोजों के बारे में बता करके भी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ आपको कि आप क्या खोजा जा रहा है, क्या वैज्ञानिकों द्वारा, तो आपको मोटिवेट करूंगी तो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। विषय के प्रति सृजनात्मक सोच विकसित करना कि भाई कोई भी सब्जेक्ट हो उसे हम क्रिएटिव ढंग से देखें, समझे, सुने, तो हमारे अंदर एक नई सोच विकसित होगी, देखने का नजरिया हमारा बदलेगा। और दैनिक और व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके शिक्षण में इसका प्रयोग करने की भूमिका अदा करना। तो शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वह जो डे टू डे लाइफ में विद्यार्थियों के घट रहा है उससे जोड़ करके अगर वो शिक्षण कराता है तो विद्यार्थी अपने दैनिक समस्याओं का हल भी अपने शिक्षण जो मिला है उसे उसके द्वारा कर सकता है। उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके विद्यार्थियों का विषय का लाभ देना कि भाई हमें एक सही स्टडी मटेरियल का यूज करके हम विद्यार्थियों को सही तरीके से लाभ पहुंचा सके। जैसे मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आपको अब समझ में आया होगा कि शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। अंतिम बात करूंगी, विभिन्न उपयोगों द्वारा शिक्षक जो है वो छात्रों में क्रियात्मक अनुभव प्रदान करता है ना कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कराते जाएंगे तो विद्यार्थियों में वो एक्टिव लर्निंग डेवलप होगी। तो ये हुए उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका। आई होप आपने समझा होगा कि शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसकी प्राप्ति में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद। ये वीडियो में मैंने एक प्रयास किया है आपको लक्ष्य और उद्देश्य समझाने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।